हेलो एवरीवन। अपन क्लास 12 का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस देख रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर आज ही 4 है। ठीक है ना, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन हर साल लीट में आते हैं। और आप जो भी डिवाइस यूज़ करें उसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा के देखिएगा, बेटर वीडियो क्वालिटी के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज अपन एनसीईआरटी के पेज नंबर 195, 196, 197 अपन कवर कर लेंगे एनसीईआरटी के। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर, इस लेक्चर सीरीज़ के जो भी नोट्स होंगे और आने वाले लेक्चर के जो भी नोट्स होंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, फॉर नोट्स ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो अपना लेक्चर नंबर 4 है। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अपन पढ़ रहे थे। ठीक, टूल्स में अपन टूल्स में क्या पढ़ेंगे कि अपन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो उसको बनाने के लिए अपन को किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो पहला टूल अपन स्टार्ट किए एंजाइम। एंजाइम में भी अपन पहला एंजाइम स्टार्ट किए लाइजिंग एंजाइम। अपन इसको इस तरह से समझे थे लास्ट लेक्चर में कि मान लीजिए अपन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए अपन को, एक डिजायर्ड जीन चाहिए और एक वेक्टर डीएनए चाहिए। दोनों को ज्वाइन करेंगे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो अपन को इन दोनों को ज्वाइन करने के पहले इन दोनों को काट के भी तो लाना पड़ेगा सेल के अंदर से डीएनए को, है ना। तो अपन सबसे पहले जो डीएनए तो कहाँ बैठा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस किसके अंदर बैठा हुआ है, सेल के अंदर। तो अपन को डीएनए तक पहुंचना है अपना डिजायर्ड जीन काट के लाने के लिए। तो अपन को पहले जो सेल की मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यूकैरियोट के केस में, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, कुल मिला के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना, ब्रेक डाउन करना, रप्चर करना या फिर लाइसिस करना जरूरी है डीएनए तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले एंजाइम अपन ने पढ़ा था लाइजिंग एंजाइम, जो कि लाइसिस करेगा किसका, मेम्ब्रेन का, डीएनए तक पहुंचने के लिए। लाइजिंग एंजाइम कवर हो चुका है। एंजाइम अपन टूल डिस्कस कर रहे थे जिसका लाइजिंग एंजाइम लास्ट लेक्चर में कवर हो गया। आज सेकंड एंजाइम अपन को पढ़ना है क्लीविंग एंजाइम। अब अपन डीएनए तक तो पहुंच गए, ठीक है ना, अपन डीएनए तक पहुंच गए। अब डीएनए को कट करके अपन को बाहर लेके आना है। ठीक है, तो जो डीएनए को कट करेगा वही क्या है, क्लीविंग एंजाइम है। तो क्लीविंग एंजाइम क्या है, एंजाइम यूज टू कट द डीएनए। तो क्लीविंग एंजाइम में एंजाइम यूज टू कट द डीएनए, जो कि 2 टाइप का होता है। क्लीविंग एंजाइम भी 2 तरह के होता है। और जो अपन को यहाँ पे क्लीविंग एंजाइम डिस्कस करना है ना, वो कौन, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि क्लीविंग एंजाइम है, जो कि डीएनए को काटने में मदद करेगा। और ये जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 196 में गिवन है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, या फिर बोलो क्लीविंग एंजाइम 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। अभी नाम का अपन समझते हैं कि क्यों दिया गया है। देखो न्यूक्लियस वर्ड कहाँ से आया, डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, हमारे जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। जैसे लिपिड को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम लाइपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएस, ऐसे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियस। न्यूक्लिक से वर्ड आ गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वर्ड तो समझ में आ गया, क्योंकि अपन डीएनए को काट रहे हैं, मतलब कुल मिला के डीएनए को कट करना है, तो न्यूक्लियस वर्ड वहाँ से अपन ने समझ लिया। उसके बाद आता है एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। तो अब एक्सो और एंडो वर्ड आ गया, तो यहाँ पे क्यों नाम दिया गया अपन समझते हैं इसको। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो कट करेगा डीएनए को एट टर्मिनल एंड्स। जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को कट करेगा टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड मतलब किनारों से। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को कैसे बोलती है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम को, कि इट रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। ये डीएनए को रिमूव करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है डीएनए के एंड से। डीएनए किसका पॉलीमर है, डीएनए किसका मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का। तो मतलब कुल मिला के सीधी सीधी सी बात, जो सिंपल लैंग्वेज अपन बोल सकते हैं कि जो डीएनए पे एक्सोन्यूक्लियस कट लगाता है वो किनारों में लगाता है। जैसे कि ये डीएनए का पार्ट है तो ये किनारों में कट लगाता है, तो इससे बनने वाला जो डीएनए का टुकड़ा हमको मिलता है ना, उसकी जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है, जो हमारे काम की नहीं होती है, जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना मुश्किल होता है। कुल मिला के एक्सोन्यूक्लियस हमारे काम का नहीं है। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि वी ऑब्टेन बिग पीस ऑफ डीएनए नॉट सो यूजफुल। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अपने कोई काम का नहीं है, क्योंकि डीएनए को टर्मिनल एंड से काटता है। ठीक है ना, कट डीएनए टर्मिनल एंड, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, ये एनसीईआरटी की लाइन है, जिसका मतलब मैंने बता दिया, कट डीएनए टर्मिनल एंड्स। दूसरा आता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो हमारे काम का है। एंडोन्यूक्लियस देखो ऐसे आप याद कर सकते हो, एक्सो मतलब है जो बाहर से काटेगा, एंडो मतलब अंदर, मिलता जुलता वर्ड है ना, एंडो अंदर। तो ऐसे याद कर लो कि एंडो है वो बीचों बीच से काटेगा। तो एनसीईआरटी को बोलती है विद इन द डीएनए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, जो हमारे काम का है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप है, और जो कि फाइनली क्या, ये सब क्लीविंग एंजाइम है, डीएनए को काटने वाले। तो एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो कट करेगा डीएनए को एट इंटरमीडिएट प्लेसेस। वो इंटरमीडिएट मतलब बीच से, डीएनए को बीच से कट करेगा। और एनसीईआरटी को बोलती है कि कट डीएनए विद इन द डीएनए, सॉरी एनसीईआरटी को बोलती है कि ये जो कट लगाता है विद इन द डीएनए लगाता है। तो विद इन द डीएनए एनसीईआरटी को लिखती है, जिसका मतलब होता है बीच में। जैसे ये एंडोन्यूक्लियस अपना एंजाइम है, ठीक है ना, तो ये कट इस पोजीशन पे लगाएगा, बीच में लगाएगा। तो जो बनने वाले टुकड़े हैं वो छोटे होंगे, छोटे टुकड़ों से आरडीएनए बनाना इजी होता है। तो कुल मिला के अपन बात करें तो अपने काम का है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है ना, कट डीएनए इंटरमीडिएट पोजीशन। अब जो इसका स्पेशल टाइप है, किसका, एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेशल टाइप, मतलब एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम।
तो स्पेशल टाइप हो गया क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, तभी मैंने इतने सारे स्टार लगा रखे। तो एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेशल टाइप या बोलो एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही पढ़ रहे थे और एंडोन्यूक्लियस है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में कुल मिला के यही वो एंजाइम है जो अपने काम का है, जो डीएनए को काट के लाता है। ठीक, 1 क्वेश्चन एवरी ईयर इन नीट एग्जाम आता है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, इट कट्स डीएनए ईदर ओब्लिकली और स्ट्रेट, या तो ओब्लिक कट लगाएगा, ओब्लिक मतलब तिरछा, या तो ओब्लिक कट लगाएगा या स्ट्रेट कट लगाएगा या ओब्लिक कट लगाएगा, ठीक है ना, या ओब्लिक कट लगाएगा या स्ट्रेट कट लगाएगा। इसका सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा और कौन सा जो कट है अपने काम का ये भी बताऊंगा। अपने काम को ओब्लिक कट होता है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक, तो इट कट डीएनए ईदर ओब्लिकली, या तो ओब्लिकली कट करता है या स्ट्रेट कट करता है, एट सम स्पेसिफिक साइट, कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे ये कट लगाता है, जिनका नाम है रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है जिनका नाम है रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से वर्ड क्या आ गया, रेस्ट्रिक्शन साइट। और इसका एक और नाम जो एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है, कन्फ्यूजन ना हो। रिकॉग्निशन सीक्वेंस मतलब, रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, पहचानना। रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, डीएनए में एक ऐसी सीक्वेंस को पहचानेगा और वहीं जाके कट लगा देगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो सीक्वेंस को कुछ पहचानेगा, इसलिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और रेस्ट्रिक्शन साइट पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जाता है और कट लगा के हमारे डिजायर्ड जीन को निकाल के सेल से ले आता है। ठीक, ये अपन ने डिस्कस किया। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको अपन मॉलिक्यूलर सीजर ही बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ क्यों सीजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि काटने का काम कर रहा है। और मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को काटने का काम कर रहा है। अब ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैव इट्स ओन स्पेसिफिक साइट। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे ये कट लगाता है, किसमें, डीएनए में। इसका मैं आपको मतलब बताऊंगा कि ये हर, इसका इस लाइन का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल, एक स्टोरी समझते हैं अपन। अपन ने डिस्कस किया था जो हर्बर्ट बोयर थे अपने, हर्बर्ट बोयर जो सर थे अपने, जो साइंटिस्ट थे, वो किस पे काम कर रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम कर रहे थे। और किसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम कर रहे थे, ई कोलाई में मिलने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में काम कर रहे थे। कौन, हर्बर्ट बोयर। तो एक बात अपन, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो क्लीविंग एंजाइम जिसका एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, बैक्टीरिया से। ई कोलाई भी एक बैक्टीरिया है। तो हर्बर्ट बोयर क्या कर रहे थे, ई कोलाई में पाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम कर रहे थे। तो अपन एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझने के लिए। तो मान लीजिए जो ये जो एग्जाम लिखा है मैंने, इको R1, इको R ये 1 है एंजाइम, इको R1 एंजाइम है, वो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एग्जांपल है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एग्जांपल है कौन, इको R1। और ये इको R1 किससे ऑब्टेन होता है, ई कोलाई से, ई कोलाई बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है। नाम में दिख रहा होगा आपको इको, है ना। तो ये इको R1 ई कोलाई बैक्टीरिया से मिलने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो मान लेते हैं हर्बर्ट बोयर भी ई कोलाई पे स्टडी करते हैं। अपने समझते हैं कैसे, एक स्टोरी से अपन समझते हैं इसको। स्टोरी में मैं कुछ सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिंक करूंगा जो नीट में आ चुके हैं, तो ध्यान से सुनना आप इसको। अब मान लो हर्बर्ट बोयर है, ये इको R1 को बुलाया एक दिन, इको R1 को बुलाया कि इधर आओ इको R1, एक काम करो। और इसको इको R1 को हर्बर्ट बोयर ने एक कैंची दे दी, सीजर, और बोले एक काम करो कि जाओ यार सेल के अंदर चले जाओ और डीएनए नाम का एक खूब बड़ा पेड़ मिलेगा, वहाँ से एक डीएनए का टुकड़ा काट के ले आओ, अपन घर में उगाएंगे। घर में उगाएंगे मतलब वेक्टर डीएनए बना के काम करेंगे, मतलब अपन जनरल समझ रहे हैं इसको। तो इसको इको R1 को बोला जाओ डीएनए का पेड़ से एक टुकड़ा काट लाओ, इको R1 को बुलाया। अब इको R1 चला गया जोश जोश में, ठीक है ना, सेल के अंदर चला गया इको R1। अब ये चला तो गया सेल के अंदर, अब ये बोले यार पेड़ कहाँ लगा है, डीएनए का पता ही नहीं है। तो ये सोचता चलो पूछते पूछते चलते हैं, पहुँच जाएंगे, कैंची अपने पास काट के ले आएंगे। अब ये सबसे पहले ये घूमते घूमते पहुँच गया किसके यहाँ, सबसे पहले इसने माइटोकॉन्ड्रिया के घर का बेल बजाई। माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आया, बोला कि थोड़ा सा डीएनए का टुकड़ा काटना था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको डांट के बुरी तरीके से भगा दिया, बोले चलो यहाँ से, तुमको शर्म नहीं आ रही, मैं पावर हाउस ऑफ सेल हूँ, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ से जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया ने डांट के भगा दिया इसको। अब ये इको R1 फिर कैंची लिए आगे बढ़ गए, सीजर लिए, किसके अगला बेल बजाए, गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस बाहर आया, ठीक है, सेम वही बात, थोड़ा सा डीएनए का टुकड़ा काटना था, डीएनए का टुकड़ा चाहिए था। गोल्जी एपरेटस ने अगेन और बुरी तरह के डांट के भगा दिया। गोल्जी एपरेटस बोला यार मेरे को यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्जी एपरेटस में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है,
पता नहीं कितने बार आ चुका है नीट में कि जो गोल्गी अपरेटस है वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन चलता है, जिसका मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का बनना। तो गोल्गी अपरेटस ने भी डांट के भगा दिया कि यार मेरे को यहाँ पे क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसिडेशन प्रोसेस से फुर्सत नहीं और तुम डिस्टर्ब करने आ गए। उसके बाद ये फिर चला गया EcoR1 कैंची लिए आगे, फिर उनको मिल गया लाइजोसोम्स का घर मिल गया, तो बोले यार यहाँ भी पूछ लेते हैं शायद कुछ हेल्प हो जाए। लाइजोसोम की बेल बजाई, लाइजोसोम बाहर आया। लाइजोसोम तो और मतलब कहते हैं एक लेवल ऊपर लाइजोसोम हाथ में कुछ लिक्विड लेके आया। लाइजोसोम हाथ में लिया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम समझ लो कि इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को आप इमेजिन कर सकते हो दिमाग में एसिड की तरह, मतलब जो हर किसी को डाइजेस्ट करने की पावर लगता है। तो लाइजोजाइम, नीट का इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन कि लाइजोजाइम्स में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि हर किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने का मतलब पोटेंशियल रखते हैं। जैसे कि लाइपेज, लिपिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, हर किसी चीज़ को एज अ एसिड समझ लो कि जैसे एसिड डालते सब खत्म हो जाता है ना, एसिड डाल दें, किसी एसिड गिर जाता तो सब जल जाता, खत्म हो जाता, उस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइजोजाइम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं एसिडिक pH 5 पर। नीट में आ चुका है क्वेश्चन कि लाइजोजाइम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो किस pH पर एक्टिव होते हैं, 5, एसिडिक pH 5 पर एक्टिव होते हैं और लाइजोजाइम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो लाइजोजाइम तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लेके आया, बोला भाग जाए ऐसे नहीं तो ये एंजाइम डाल के खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा EcoR1 को। अब EcoR1 जैसे तैसे करके यहाँ भी हेल्प नहीं मिली, पर जैसे तैसे करके वो DNA के पेड़ तक या DNA तक पहुँच गया। अब पहुँच तो गया पर EcoR1 को ये नहीं समझ में आ रहा क्या इतना सारा DNA, इतना बड़ा DNA पोर्शन है, काटूँ तो कहाँ से काटूँ। सर ने तो हर्बर्ट सर ने तो बोयर सर ने तो बताया नहीं कि कहाँ से काटना है। तो ये EcoR1 भागा है वापस। अब वापस आके हर्बर्ट सर को बोले कि सर आपने तो बताया नहीं। मैं सर को बोला सर मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के वापस आया हूँ और वहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं कि कहाँ पे कट लगाना है। तो अब क्या किया हर्बर्ट बॉय सर ने, इसको एक पर्ची दे दी, EcoR1 को एक पर्ची दी, बोले एक काम करो तुमने DNA का पेड़ तो देख ही लिया, अब डायरेक्ट वही जाना, और ये पर्ची उनको दी हर्बर्ट बॉय सर ने EcoR1 को, बोले कि एक काम करना ये सीक्वेंस मिला लेना, यहाँ पे कुछ कोड वर्ड लिखे हैं, ये कोड वर्ड मिला लेना वहाँ DNA के पेड़ में या DNA के अंदर, और जहाँ ये कोड वर्ड मिले वहीं से काट के उतने ही टुकड़ा ले आना। तो ये EcoR1 गए, ये पर्ची लेके गए, DNA का पेड़ देखा, बोला हाँ ये सीक्वेंस है, वहाँ से कैंची निकाला, काटा और हर्बर्ट सर को लाके दे दिया। तो ये जो पर्ची है ना, यही है रिकॉग्निशन साइड और रेस्ट्रिक्शन साइड और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये पर्ची क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन साइड, मतलब इसी को देख के रेस्ट्रिक्शन एग्जाम को पता लगता है कि मुझे यहीं से कट लगाना है। ठीक, अब देखो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। उसका एक एग्जांपल अपन ने EcoR1 पढ़ा। तो जितने तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ना, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अपनी एक अलग परिचय होती है, मतलब अब एक अपना पहचानने का सीक्वेंस अलग होता है। तो हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है या रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, या कह लो एक अलग पर्ची होती है। तो जितने एंजाइम उतनी पर्ची उतनी रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैव इट्स ओन स्पेसिफिक साइट। साइट मतलब साइट किसके लिए बोल रहा है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन साइट के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये EcoR1, अभी EcoR1 नाम क्यों पड़ा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम EcoR1 ही क्यों पड़ा। तो अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे किसका, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपन ने नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अपन अभी। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम EcoR1 क्यों पड़ा, क्योंकि ऑप्टेन तो ये इक्वलाइज से होता है और R1 का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, जो ये पहचानता है, यही है रेस्ट्रिक्शन साइड और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, अभी अपन डिटेल में देखते हैं इसको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है और इसी को रेस्ट्रिक्शन साइड को डिटेल में देखते हैं। एक चीज़ और बता दूंगा यहाँ पे, EcoR1 एंजाइम है, उसका जो रेस्ट्रिक्शन साइड या रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, इस साल या पिछले साल भी नीट में आ चुका है कि EcoR1 एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइड और रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है। तो आपको याद रखना है GAATTC ये होता है, ठीक है ना, GAATTC। इसको मैं डिटेल में और समझाता हूँ, तो ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन को रेस्ट्रिक्शन साइड और रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखना है। देखो रेस्ट्रिक्शन साइड रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखने के पहले 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कंफ्यूजिंग है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखो पहला है लाइसोजाइम एंजाइम। देखो लाइसोजाइम और लाइसोसोम, तो लाइसोजाइम है ना जो, वो एक एंजाइम है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि लाइजिंग एंजाइम है, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो लाइसोजाइम है वो किसके लिए लाइजिंग एंजाइम है, बैक्टीरिया के लिए, ठीक। और एक टर्म होता है लाइसोसोम्स। तो जो लाइसोसोम्स हैं
वो एक सेल ऑर्गेनेल है। और लाइसोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो अभी अपन जस्ट इसके पहले डिस्कस कर रहे थे ना, तो कहीं कहीं मैंने लाइसोसोम्स की जगह लाइसोजाइम बोल दिया था, पर वो लाइसोसोम्स है। देखो SOMES है ना, जोम्स, तो SOMES जोम्स मतलब होता है बॉडी। तो लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स के अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और लाइसोजाइम एंजाइम है, वो नाम में ही ना, जाइम, ZYME जाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम है जो कि लाइजिंग एंजाइम है, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए लाइजिंग एंजाइम है। अब अपन बात करते हैं आगे, अपन बढ़ते हैं किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन साइड और रिकॉग्निशन सीक्वेंस अपन देखते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइड क्या होता है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं अपन। तो ये एक 4, 6 या 8 बेस पेयर लॉन्ग स्पेशल पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस है, ठीक ना, पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस है, 4, 6, 8 बेस पेयर लॉन्ग। अब बेस पेयर मतलब कौन सा बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। देखो DNA किसका मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का, DNA इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसका मिलके बना होता है, शुगर का, फॉस्फेट का और नाइट्रोजन बेस का। ठीक, इसको आप ऐसे समझिए कि ये शुगर और फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस का मिलके बना होता है। तो शुगर और फॉस्फेट तो उसकी बैकबोन बनाते हैं, शुगर फॉस्फेट इसकी बैकबोन बनाते हैं, और उस बैकबोन से नाइट्रोजन बेस निकले हुए होते हैं, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन बेस निकले हुए होते हैं, और फिर ये फर्दर जाके बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। जो DNA की 2 स्ट्रैंड होती है ना, वो आपस में बॉन्डिंग करती है, और बॉन्डिंग कौन करते हैं, उनके नाइट्रोजन बेस, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ मैं आपको समझाऊंगा। तो इतना समझिए, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, और उसमें से नाइट्रोजन बेस निकले होते हैं, जो आगे जाके बॉन्डिंग करते हैं DNA की दूसरी स्ट्रैंड से, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है, ठीक। और कैसी है सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस में और समझा रहा हूँ आपको, और ये पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस है। अब NCERT इसको समझाता है कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। तो NCERT बोलता है पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि पैलिंड्रोम एक वो वर्ड है जिसको आप फॉरवर्ड से पढ़ो या बैकवर्ड से पढ़ो, जो बनने वाला वर्ड होता है मतलब वो सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल NCERT ने दिया है पेज नंबर 196 के नीचे नीचे दिया हुआ है पैलिंड्रोम के बारे में। पहले उन्होंने पूछा कि क्या आप पैलिंड्रोम के बारे में जानते हैं, फिर उन्होंने खुद ही बताया कि जो पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड है जैसे मलयालम वर्ड है, इसको आप फॉरवर्ड पढ़ेंगे या बैकवर्ड पढ़ेंगे, बनेगा मलयालम ही। चाहे आप यहाँ से पढ़ लीजिए और यहाँ से ही पढ़ेंगे ना, तो अगेन वही स्पेलिंग होगी जो यहाँ से आएगी। फॉरवर्ड से पढ़ने से बैकवर्ड या बैकवर्ड से पढ़ो, बनता एक ही वर्ड है, तो वो पैलिंड्रोम होता है। अब NCERT फिर क्या बोलती है वहीं पर 196 के नीचे, पर इन केस ऑफ DNA, अगर अपन बोले ना पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस होता है क्या, रेस्ट्रिक्शन साइड, पर DNA के केस में जो पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस है ना, इसमें आपको 2 स्ट्रैंड को देखना है। मतलब अगर ये जो DNA की 2 स्ट्रैंड है, आपको पता है कि DNA 2 स्ट्रैंड का मिलकर बना होता है, और दोनों एंटी पैरेलल होती हैं। जैसे कि अगर ये इस तरफ, जैसे कि ये अगर 5' एंड है, ये वाला अगर 5' एंड है, तो ये वाला 5' एंड इधर होगा, ये 5', ये 5', 3', तो इधर हो जाएगा 5', 3'। ये ऐसे एंटी पैरेलल होते हैं, और बीच में, यहाँ पे बीच में बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन बेस की, ठीक है ना। तो DNA के केस में अपन को कैसे पैलिंड्रोम पहचानना है कि जैसे ये DNA के 2 स्ट्रैंड है, 5' to 3' है, और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस मैंने क्या बताया था, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होगा और फ्रेमवर्क होगा, और उसमें से नाइट्रोजन बेस निकले होंगे। नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है GAATTC, ऐसी नीचे शुगर फॉस्फेट का बैकबोन, नाइट्रोजन बेस निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये GAATTC क्या है, नाइट्रोजन बेस है, ठीक। अब 5' से 3' एक स्ट्रैंड हो गई DNA की, और दूसरी स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब क्या होगा कि अगर ये 5-3 और 5-3 होता तो पैरेलल हो जाता, पर ये कैसा है, 5-3 है और ये 3-5 है, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड अपोजिट है ना, ये 5-3 है तो ये इधर से 5-3, या फिर कह लो ये 3-5 है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है ना, स्ट्रैंड दोनों आपस में एंटी पैरेलल हो गए। और ये जो नाइट्रोजन बेसिस है GAATTC, प्यूरिन और पिरिमिडिन के मिलके बने, तो ये नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्डिंग करते हैं। तो याद रखना, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से ही बॉन्डिंग करेगा। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, A और G जो है वो प्यूरिन है, और पिरिमिडिन क्या हो जाएंगे, CUT, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, वो अपन देखेंगे अच्छे से बाद में बायोमोलिक्यूल्स में। तो बाकी अपन को इतना याद रखना है कि A हमेशा बॉन्डिंग करता है T से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और G हमेशा बॉन्डिंग करता है C से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, A और T के बीच में 2 ही रहेगी। A हमेशा T से ही करेगा, अगर इधर है तो इधर T आएगा, AT और GC, ठीक है ना। A T से करता है और G C से करता है, ये फिक्स है। और G C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बना रखी है, और A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बना रखी है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना, 5-3 और 3-5। अब पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस मतलब क्या होता है, अगर अपन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग, मतलब जो रीडिंग करने का पैटर्न है उसको अगर सेम रखते हैं, और DNA की दोनों स्ट्रैंड को अगर अपन उसी पैटर्न में रीड करते हैं, तो जो बनने वाला जो DNA का सीक्वेंस होगा वो सेम होगा। बनने वाला जो बेसिस नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होगा वो सेम होगा। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, मान लो उसको अपन, मैं रीडिंग जो ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग करने का तरीका मैं 5' to 3' रख रहा हूँ, तो 5 से 3 में रीडिंग कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ूंगा GAATTC। अब यहाँ से फिर मैं 5 to 3 रीडिंग रखा हूँ,
तो 5' से 3' अगेन आप रीडिंग करेंगे तो क्या बनेगा GAATTC। तो अगर वो ये हो गई पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस और यही रेस्ट्रिक्शन साइट हो गई। और ये अपन ने पहले देखा था किस एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, EcoR1 के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है, क्या लिखा है मैंने, ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट सेम 5' to 3' ईयर यहाँ पे अपन ने रखा हुआ है। ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट सेम मतलब ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग अपन को सेम रखना है। ऑलवे ऑल्सो ट्रू फॉर 3' to 5' ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग, मतलब अगर आप 3 से 5 की तरफ भी रीडिंग करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, मतलब वही पैलिंड्रोम होगा। अब यहाँ से यहाँ रीडिंग कर लीजिए 3 to 5, 3 to 5, तब भी वो सीक्वेंस सेम ही होगा। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। बीच में क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, किन के बीच में, नाइट्रोजन बेस के बीच में, GC और AT से, ठीक। अब अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अपन को ही समझना है मोड ऑफ कटिंग। मैंने आपको बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट के 2 मोड ऑफ कटिंग होते हैं, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है ओब्लिक। मैंने बताया था ओब्लिक अपने काम का, पर अपन दोनों देख लेते हैं जिससे और क्लियर होगा, ठीक है ना। कौन सा अपने काम, ओब्लिक अपने काम का क्यों है। देखो मोड ऑफ कटिंग के अपन स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने बताया था स्ट्रेट कटिंग होती है। स्ट्रेट कटिंग मतलब कट डीएनए एट सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इसके सेंटर से कटिंग होगी। सेंटर से कटिंग होगी मतलब कैसा, और इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड। इससे जो कटिंग होगी ना, इसमें स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं होंगे। स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे कैसे, चिपकाओगे कैसे वेक्टर डीएनए को, और डिजाइड को चिपकाओगे कैसे अगर स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होना चाहिए। तो स्ट्रेट कटिंग में स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं होते, ब्लंट एंड होते। ब्लंट एंड मतलब जिसमें कोई स्टिकी एंड ना हो, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड और नॉट यूजफुल है अपने लिए। अब देखिए कैसे हो ब्लंट एंड, मान लीजिए ये वही सेम डीएनए सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अपन ने स्ट्रेट कट लगाया, तो स्ट्रेट कट जब लगाते हैं अपन, तो यहाँ से अगर मान लो कटिंग हो गई, एक चीज़ मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ना, वो कट जो करते हैं ना, सेम नाइट्रोजन बेसिस के बीच में ही करते हैं दोनों स्ट्रैंड में। फिर से सुनना, सेम नाइट्रोजन बेस के बीच में ही करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ A और T के बीच में कट लग रहा ना, तो इस स्ट्रैंड में भी A और T के बीच में ही कट लगेगा। ये दोनों के लिए फॉलो होगा, चाहे ओब्लिक कट लगाए चाहे स्ट्रेट कट लगाए। तो यहाँ भी A और T के बीच में कट लगा, यहाँ भी A और T के बीच में कट लगा। दोनों स्ट्रैंड में सेम नाइट्रोजन बेस के बीच में ही कट लगता है। कट लगाने के बाद ये दोनों अपन को, इससे अपन को क्या मिल गया, ये दोनों साइड मिल गया। अब यहाँ पे देखिए आप कि कहीं भी स्टिकी एंड मतलब क्या है, कोई अपन फेविकॉल या कुछ गम तो लगा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। स्टिकी एंड बोलने का मतलब है कि फ्री, जो नाइट्रोजन बेसिस है वो फ्री रहे बॉन्डिंग के लिए। मान लो अगर A है, स्टिकी एंड का ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो A है तो A किससे बॉन्डिंग करता है, T से, और G किससे करता है, C से। तो मान लो अगर अपन स्टिकी एंड का मतलब ये होता है कि ये A फ्री रहे बॉन्डिंग करने के लिए और G फ्री रहे बॉन्डिंग करने के लिए अगले नाइट्रोजन बेस से, ठीक है ना। तो A T से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और G C से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट होता है। तो A और G जब फ्री रहेंगे, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड जब फ्री रहेंगे बॉन्डिंग करने के लिए, तब ये स्टिकी है। यहाँ पे देखिए GAA और यहाँ पे देखिए G के सामने C आता है, A के सामने T, A के सामने T, A के सामने T, A के सामने T और G के सामने C। यहाँ पे एक भी नाइट्रोजन बेस फ्री नहीं है बॉन्डिंग के लिए। तो ये जो एंड प्रोड्यूस हुए हैं, ये कैसे हैं, ब्लंट है। ब्लंट है मतलब इसमें स्टिकी एंड नहीं है, इसलिए स्ट्रेट कट हमारे कोई काम का नहीं है। और शुगर फॉस्फेट बैकबोन मैं आपको बता चुका हूँ कि शुगर और फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस का मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना होता है और खूब सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर अपना डीएनए बना होता है। तो शुगर और फॉस्फेट का ये बैकबोन होता है और इसमें नाइट्रोजन बेस ऐसे लटके होते हैं। यही मान लीजिए आप, ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन हो गया और इससे नाइट्रोजन बेस लटके हुए हैं GAATTC, ठीक है ना। और यही अगली स्ट्रैंड से बॉन्ड करके एंटी पैरेलल मैनर पे डीएनए की जो डबल हेलिक्स बोलते हैं ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो डबल हेलिक्स मतलब कि 2 स्ट्रैंड हो गए, दोनों एंटी पैरेलल होंगी। अब अपन दूसरा देखते हैं कौन सा कट, ओब्लिक कट अपन डिटेल में देखते हैं। अब अपन को ओब्लिक कट के बारे में देखना है, ठीक है ना, कि ओब्लिक कट क्या होता है। ओब्लिक कट के पहले एक चीज़ आपको बता जाऊंगा कि पेज नंबर 197 में जब स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ में एक वर्ड लिखा हुआ है 5, ये एक कुछ सिंबल बना हुआ है 5 से, ये बीच में सिंबल बना हुआ है 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 5 एंड टू 3 एंड रीडिंग। जो हम पढ़ रहे थे ना अभी कि रीडिंग का जो पैटर्न है 5 to 3 है, तो इस सिंबल का मतलब है कि 5 to 3, ये एरो, ये सिंबल का मतलब, ठीक है ना। किसी किसी के एनसीईआरटी में सिंबल बना हुआ तो उसका मतलब सिंपली एरो है कि 5 से 3 तक अपन रीडिंग का पैटर्न रख रहे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ओब्लिक कट की। देखो एनसीईआरटी में ऐसा ओब्लिक कट वर्ड आपको नहीं मिलेगा, बट उसके लिए लाइन जरूर लिखी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी के आप जो पेज सेकंड पैराग्राफ देखेंगे पेज नंबर 197 का, उसमें क्या बोलता है देखो ध्यान से, ओब्लिक कट के बारे में ही बोल रहा है। कट डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। मतलब डीएनए को कट करेगा, सेंटर पे नहीं करेगा। सेंटर पे करेगा तो स्ट्रेट कट हो जाएगा, सेंटर से थोड़ा अवे मतलब सेंटर थोड़ा अवे। देखो क्या है यहाँ पे देखना आप, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, वही EcoR1 एंजाइम का GAATTC, ठीक। अब इसमें कट लगाना है अपन को। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे,
कट डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, जैसे ये अगर सेंटर से कट लगाता तो कौन सा हो जाता है, स्ट्रेट कट, पर लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा दूर, तो ये सेंटर है, या तो इधर इस तरफ कट लगाएगा या इस तरफ कट लगाएगा, सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइड बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो कट लगाएगा दोनों स्ट्रैंड में वो सेम नाइट्रोजन बेस के बीच में ही लगाएगा। जैसे इको R1 के केस में जी और ए के बीच में कट लगता है, तो अगर यहाँ पे जी और ए के बीच में कट लग रहा है ना, तो इस स्ट्रैंड में भी जी और ए के बीच में ही कट लगेगा। इको R1 का एग्जांपल लेके अपन समझते ही एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो मैं बनाया हूँ, अपन उसको समझेंगे थोड़ा। इको R1 के बारे में 2-3 चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, कि जो इको R1 है, कट बिटवीन GNA बेसिस, जो GNA नाइट्रोजन बेसिस के बीच में कट लगाएगा दोनों स्ट्रैंड में। कब लगाएगा GNA के बीच में, अब जी और जो DNA है उसमें तो कई ऐसी साइड होंगी जहाँ पे जी और ए आता होगा, पर जी और ए में कट कब लगाएगा, जब कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट होगी लगातार, GAATTC, मतलब इको R1 को जब GAATTC सीक्वेंस दिख जाएगी तभी वो जी और ए के बीच में कट लगाएगा, जी और ए के बीच में कट लगाएगा, ठीक है ना। तो GAATTC प्रेजेंट इन DNA। और एक चीज़ और यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो इको R1 के, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो इको R1 एंजाइम है उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट कितने बेस पेयर की मिलके बनी है, तो आंसर है 6 बेस पेयर। मैं 6 बेस पेयर्स बोल रहा हूँ, पेयर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जी हमेशा सी, मैंने बताया था ए और टी से बॉन्डिंग करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी सी से बॉन्डिंग करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो देखो आप यहाँ पे जी सी से कर रहा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, 3 मैंने ऐसे लाइन बनाई है छोटी छोटी, तो जी सी से कर रहा है, ऐसी ए टी से, ए टी से, ए टी से, ए टी से और जी सी से बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक। तो ऐसे कितने पेयर बन गए, अब देखो जी और सी क्या है, नाइट्रोजन बेस है, तो जी और सी का एक नाइट्रोजन बेस पेयर बन गया, तो ऐसे टोटल कितने बेस पेयर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बेस पेयर का मिलके रेस्ट्रिक्शन साइट बनी है किसकी, इको R1 एंजाइम की। एक नीट में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये पूछते हैं कि इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, ये बना देंगे। 5 3 3 5 में कंफ्यूज करेंगे आपको, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो 5 3 3 5 है वो अगर यहाँ 5 3 है तो यहाँ पे 3 और 5, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, क्योंकि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं DNA के, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। और जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, कौन सा मैं आपको बता दूंगा किससे क्या होता है। तो ये अपन ने देख लिया, ये देख लिया, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं पेज एनसीईआरटी जो पेज नंबर 196 है उस पर जो ये डायग्राम बना हुआ है ये अपन अब समझेंगे, ठीक। अब एनसीईआरटी पेज नंबर 196 में क्या बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन बाय इको R1 एंजाइम, जो इको R1 एंजाइम है उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है, तो वो अपन देख, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन को चाहिए वेक्टर और अपना चाहिए डिजायर्ड जीन, ठीक है ना। एनसीईआरटी में डिजायर्ड जीन को फॉरेन डीएनए बोला है, यहाँ पे टर्म यूज़ करी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फॉरेन डीएनए को डिजायर्ड जीन ही बोला है, मतलब फॉरेन डीएनए जो लिखा है ना उसका मतलब डिजायर्ड जीन ही है। तो डिजायर्ड जीन चाहिए और वेक्टर उनको कंबाइन करना, तो अपन का क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, ठीक। अब देखना रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन बाय एक्शन ऑफ इको R1 एंजाइम, ठीक। अब अपन ने लिया वेक्टर डीएनए, ठीक, यहाँ पे अपन ने वेक्टर डीएनए लिया। अब वेक्टर डीएनए जो है अपन ये क्या एंजाइम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इको R1 यूज़ कर रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होगी, वही GAATTC और GAATTC रेस्ट्रिक्शन साइट होगी। अब यहाँ पे कैसा कट लगेगा, ओब्लिक कट, इको R1 कैसा कट लगाता है, ओब्लिक, और ओब्लिक कट का इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, और ओब्लिक कट से कैसे स्टिकेंड प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम है पेज नंबर 196 में दिया हुआ है, ठीक। तो देखो ये डीएनए है, ये बेस सीक्वेंस है, तो ये कट कहाँ पे लगाएगा, एक कट इसने लगाया जी और ए, मैंने बताया था जी और ए के बीच में कट लगाएगा, कब लगाएगा, जब GAATTC बेस सीक्वेंस इसको मिल जाएगी। तो GAATTC बेस सीक्वेंस इको R1 को मिल गई, तो इसने जी और ए के बीच में कट लगा दिया, और यहाँ पर भी जी और ए के बीच में कट लगा दिया। अब देखना कट लगाने का पैटर्न कैसा है, कट लगाने का पैटर्न ऐसा है कि ये जी और ए से बीच में कट लगाते हुए ये ऐसे मूव करते हुए ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, तो कट लगाने के बाद कैसे दोनों अलग अलग होंगे, ये कट ऐसे लग रहा है, ये ऐसे ऐसे, तभी ये कैसा है, ऑब्लिक है, इस तरह से लग रहा है, ये ध्यान से देखिए ऐसे, तो ये कैसा कट है, ऑब्लिक कट, इसी को तो बोल रहे हैं ऑब्लिक कट। ऑब्लिक कट लगाने के बाद इको R1 एंजाइम से ऑब्लिक कट लगाने के बाद देखिए ये स्थिति, मतलब ये कंडीशन आ रही है अपने पास, क्या आ रही है, जब अपन ने ये कट लगाया तो जो ध्यान से देखिएगा आप, तो ये जो वाले नाइट्रोजन बेस हैं AATTC और G, देखो GC से जुड़ा हुआ है और बाकी ये आपस में जुड़े हुए हैं AATTCG, तो ये जो पूरा है ना ये वाला सीक्वेंस अलग हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस है ना पूरा जो एल शेप में आपको दिख रहा है, ये जो सीक्वेंस है ये एल शेप में ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये वाला एल शेप अपन को बचा रहेगा, तो यहाँ पे बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है
कि टी, देखो टी ए से जुड़ा था, टी ए से जुड़ा था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है पर मैंने बनाया नहीं है, वो अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ पे कट लगा रहे हैं ना अपन, जब यहाँ पे कट लग चुका है तो इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मैंने शो नहीं किए। अब ये स्थिति प्रोड्यूस हो गई, अब ये कंडीशन प्रोड्यूस हो गई, तो टी है, टी जो है अब वो बॉन्ड कर सकता है, मैंने बताया था टी किससे बॉन्ड करेगा, ए से, ए टी से करेगा या टी ए से, कई बात है, ए टी से करता है, जी सी से ही करता है। तो टी है, अब इसके पास पोटेंशियल है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, ये जो अगर इसके सामने ए नाम का नाइट्रोजन बेस आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन नाम का नाइट्रोजन बेस आएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो देखो इसके ये हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री हो गए, इसके ये हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री हो गए, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री होगा, ये फ्री होगा, ये फ्री होगा। तो यही है स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्या, कोई गम तो है नहीं, स्टिकी एंड मतलब फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाए, नाइट्रोजन बेस में जो फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाए वही होते हैं क्या, स्टिकी एंड्स, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं, एनसीईआरटी में वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, वो वर्ड आपको मिलेगा पेज नंबर 197 में मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या, ए टी से जोड़ना और जी का सी से जोड़ना ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, ठीक, वही स्टिकी एंड्स है, ठीक। यहाँ पे काम हो गया वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए अपने काट के लिए आया, ये अपना वेक्टर डीएनए का टुकड़ा आ चुका है, अपन को क्या चाहिए, डिजायर्ड जीन, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी इसको बोलती है फॉरेन डीएनए डिजायर्ड जीन। 196 का डायग्राम अपन देख रहे हैं। अब यहाँ भी वही कि EcoR1 एंजाइम यूज़ की कट कब किसके बीच में लगाएगा, जी और ए के बीच में कब लगाएगा, जब GAA-TTC उसको बेस सीक्वेंस मिल जाएगी, ठीक। तो फॉरेन डीएनए मतलब ये अपना क्या है, डिजायर्ड जीन, एनसीईआरटी ने इसको फॉरेन डीएनए बोला है। तो GAA-TTC दिख गया, तो जब DAA-TTC और GAA-TTC दिख गया तो कट कहाँ से लगेगा, जी और ए के बीच में, ये GA है इसके बीच में कट लग जाएगा, GA इसके बीच में कट लग जाएगा। और ऑब्लिक कट का क्या मतलब होता है, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, भाई सेंटर से दूर कट लगाना है, ये सेंटर है या इससे दूर कट लगाना है, दूर, ये सेंटर है इससे दूर कट लगाना है, इधर या इस तरफ। तो कट कहाँ लगाना है, जी और ए के बीच में। तो सेंटर से दूर जी और ए यहाँ मिल रहा है, सेंटर से दूर जी ए यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे कट लग गए। अगेन यहाँ पे कटिंग का पैटर्न वही होगा, ये ऐसे कट, ऐसे जाके ऐसे कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से कटिंग चालू होगी और ये होगा। तो उसके बाद जो पैटर्न फ्री होगा वो क्या होगा, ये एल शेप बनेगा, ठीक है ना। ये GCTTAA ये वाले जो एल शेप है ये बाहर निकल आएगा और बचेगा क्या, ये वाला एल शेप बचेगा। कैसा बचेगा, ये बचेगा, ये, ठीक। अब बचा क्या, ये तो अलग हो गया, तो अब बचा क्या, TTAA, और यहाँ पर फ्री क्या बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री हो गए, मतलब अवेलेबल हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सकती है, AT से जुड़ सकता है, GC से जुड़ सकता है। यही क्या है, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्या है, स्टिकी एंड्स। एनसीईआरटी की लाइन है, जो फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सकती है, AT-GC से जुड़ सकता है, वही क्या है स्टिकी एंड्स। तो ये स्टिकी एंड्स मैंने बना दिए, यहाँ पे स्टिकी एंड्स आ गए, यहाँ पे स्टिकी एंड्स आ गए। अपने पास फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, दोनों में स्टिकी एंड्स आ गए। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, और ये जोड़ने का एक्शन किसका है, डीएनए लाइगेज इसका। देखो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे अपने पास देखो कैसे जोड़ रहा है, एक अपने पास ये एंड आ गया, एक अपने पास ये एंड आ गया, ठीक। और दोनों में यहाँ पे स्टिकी एंड्स है, ये स्टिकी एंड्स, ये स्टिकी एंड्स। अब ये स्टिकी एंड्स दोनों के पास है, तो स्टिकी एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मॉलिक्यूलर गम कौन है, जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज की मदद से ये दोनों एंड आपस में जुड़ के हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। हमारे पास दो एंड थे, हमने दो एंड को काटा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, फ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है स्टिकी एंड से, ये दोनों स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वही हुई यहाँ पे, ठीक है ना। ये एंड है और ये एंड है, ये दोनों जुड़ गए। अब जुड़े कैसे हैं, जुड़ने का मेन कारण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, वही AT-AT-AT-AT-GC, ठीक। तो ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तक जाके खत्म हो जाता है। सेम डायग्राम एनसीईआरटी के अगले पेज में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हुआ है, इससे पहले एक चीज़ और, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तक एनसीईआरटी पेज नंबर 196 का डायग्राम खत्म होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, एनसीईआरटी पेज नंबर अपन बात करें 197 की लास्ट की 3 लाइन और 198 की स्टार्टिंग की 3 लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो मैं लेक्चर 2 या 3 में बता चुका हूँ। क्या कि वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड डीएनए ऑब्टेन करने के लिए जो कट लगाते हैं अपन रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम से, वो सेम एंजाइम यूज़ करना है, तभी जो है दोनों आपस में जुड़ पाएंगे और तभी दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो पाएगी, या तभी दोनों में ऐसे स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे जो आपस में जुड़ पाएंगे। ये मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ, आप समझते हैं क्यों। देखो अब यहाँ भी मैंने क्या बोला, जो कट लगाना है अपन को, मैंने यहाँ कट लगाया EcoR1 से, यहाँ भी EcoR1 से ही कट लगाया। तो जो वेक्टर डीएनए में और फॉरेन डीएनए में कट लगाएंगे वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम से लगाना जरूरी है, तभी स्टिकी एंड ऐसे प्रोड्यूस होंगे जो आपस में जुड़ पाए। ये इंपॉर्टेंट बात है जो 197 198 के लास्ट की 3 लाइन और 198 के स्टार्टिंग की 3 लाइन में दी हुई है। देखो यहाँ EcoR1 में कट लगाएंगे तभी ऐसे एंड प्रोड्यूस होंगे जो आपस में जुड़ पाएंगे। क्यों, तभी तो यार सोचो खुद ही, अगर दोनों की रेस्ट्रिक्शन साइड सेम होगी
तभी तो जो 2 एंड प्रोड्यूस होंगे वापस में जोड़ पाएंगे। अब मान लो यहाँ पे कोई दूसरा एंजाइम यूज़ कर लिया अपन ने, HIND2 HIND, हिंड सेकंड भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो अपन यूज़ कर लिया, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट कुछ और ही है, ये नहीं है उसकी GAATTC नहीं, कुछ और ही है। तो जो कुछ एंड प्रोड्यूस होंगे वो कुछ डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे, तो वो एंड इससे नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी की जगह, यहाँ पे टी के ऊपर ए ही आएगा तभी तो जुड़ पाएगा ना। अगर यहाँ पे मान लो टी के ऊपर जी आएगा तो नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि टी तो ए से ही जुड़ेगा ना। तो इसलिए एक सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाना इसलिए जरूरी, ताकि जो बनने वाले जो दोनों कट पोर्शन ऑफ DNA वो आपस में जुड़ पाएँ, और ये तभी पॉसिबल है जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अपन कट लगाएंगे, तभी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पॉसिबल है और स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना। तो वही है, DNA लाइगेज की मदद से ये रिकॉम्बिनेंट DNA बना लेते हैं। ये DNA लाइगेज वाली लाइन पेज नंबर 197 NCERT में गिवन है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया तीनों चीज़। अब मैंने बताया था 196 का डायग्राम तो अपने डिस्कस कर लिया, 197 में सेम डायग्राम रिपीट हुआ है। वहाँ पे रिपीट होगा, क्या कर दिया है, रिकॉम्बिनेंट DNA तक तो सेम बनाया। अब उसके बाद क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट DNA को ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में, और यहाँ पे होस्ट कौन है, बैक्टीरिया, ई कोलाई। तो यहाँ RDNA को ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे जो प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब कोई बैक्टीरियल सेल कोई बाहर का DNA, एक्सोजीनस DNA को अपने अंदर इनटेक करती है, तो उसी को प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बाहर का DNA क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA, और वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू ई कोलाई में अपन जब इसको ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल में, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब जब ई कोलाई का जब सेल डिवाइड होगी तो हमको हमारा क्या मिल जाएगा, मतलब हमको हमारा डिजायर्ड सेल मिल जाएंगे, ये कह लो डिजायर्ड अपना ऑर्गेनिज्म मिल सकता है, मतलब डिजायर्ड सेल मिल जाएगी, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये NCERT पेज नंबर 197 में ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, बाकी चीज़ पूरी सेम ही है। और जो मैंने बताया ना कि सेम एंजाइम से कट लगाना जरूरी है, तभी स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे जो आपस में जुड़ पाए, वही बात 197 में फोकस करी हुई है, वही चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे, और लाइन के रूप में भी लिखी हुई है, डायग्राम में भी लिखी हुई है 197 में। तो ठीक, तो ये अपना पूरा पोर्शन कवर हो गया, 197 का भी कवर हो गया, और अपना कवर हो गया 196 का भी। एक इंपॉर्टेंट बात और, NCERT 196 में जब डायग्राम बने हुए हैं ना, तो यहाँ पे एरो बने हुए हैं येलो कलर से, ठीक है ना। तो G और A यहाँ तो ठीक बने, फॉरेन DNA में जो एरो है ना थोड़े गड़बड़ बने हुए हैं किन्हीं बुक में। जो ये वाला एरो ना ये ठीक बना हुआ है G और A के बीच में, जो ये वाला एरो बनाना चाहिए था ना G और A के बीच में, ये जो एरो है ना वो इधर बना दिया NCERT ने, इस तरफ बना दिया है। तो उसको करेक्ट करके आप यहाँ पे कर लीजिएगा, क्योंकि जो कट है वो G और A के बीच में ही लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे अपना NCERT के पेज नंबर 196 197 कम्प्लीटली पूरे कवर हो गए। 195 का जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, और फिर अपन वेक्टर DNA स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।